तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ लुकिज्म के एक और न्यू चैप्टर के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी भाइयों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लुकिज्म का चैप्टर नंबर 503। तो वीडियो को एंड तक देखना, मजा आएगा। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डैनियल एक रहस्यमय लड़की से मिलता है जो 0 जनरेशन की होती है। उस लड़की का नाम होता है गीजा किम और साथ ही यही रिपोर्टर किम भी है। चैप्टर के लास्ट में वो डैनियल से कहती है, अगर तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। उदाहरण के तौर पर तुम मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि तुम जिनियोंग पार्क के नेफ्यू कैसे हो। ये सुनते ही डैनियल एकदम हैरान रह जाता है। वो फौरन कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। गीजा शांत लहजे में जवाब देती है, हो सकता है तुम मुझ पर यकीन ना करो या फिर करना ही ना चाहो, लेकिन मैं जो भी कह रही हूँ पूरी तरह से सच है। मिस्टर जिनियोंग पार्क वाकई में तुम्हारे अंकल है। ये सुनते ही डैनियल का चेहरा बदल जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है, क्या जिनियोंग पार्क मेरे अंकल है? मतलब वो मेरी माँ के भाई है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अचानक उसे याद आता है कि एक बार उसकी माँ ने उससे कहा था, डैनियल बेटा, मेरी तरफ से हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। याद आते ही वो गुस्से में गीजा से कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो। मेरी माँ ने साफ कहा था कि उनकी तरफ से हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना कि मेरा माँ का कोई भाई भी है। गीजा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम्हारी माँ को लगता है कि जिनियोंग पार्क मर चुके हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हारी माँ के 3 भाई बहन हैं और तुम्हारी माँ उनमें से सबसे बड़ी है। डैनियल जोर से बोल पड़ता है, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैं कैसे मान लूं कि जिनियोंग पार्क मेरे अंकल हैं? अगर हमारा कोई रिश्ता होता तो जब मैं उनके सामने आया था वो मुझे पहचान लेते, लेकिन उन्होंने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो आगे कहता है, अगर वो वाकई मेरे अंकल होते तो मेरी यादों में कहीं ना कहीं उनकी एक झलक होती, लेकिन नहीं, मेरी यादों में उनके नामो निशान तक नहीं है। आखिर तुम मुझसे ये झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारा मकसद क्या है? गीजा अब बिना कुछ कहे अपने बैग से एक पुरानी फोटो निकालती है जिसमें डैनियल अपने पुराने मोटे रूप में दिख रहा होता है। वो फोटो डैनियल को दिखाती है और कहती है, शायद ये फोटो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दे। असल में मिस्टर जिनियोंग पार्क को भी ये नहीं पता है कि तुम अब बदल चुके हो, पतले से अलग दिखने लगे हो। उनकी यादों में तुम्हारी पहचान बस इस फोटो तक सीमित है। और ये भी सच है कि तुम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत कम बार मिले हो, इसलिए तुम्हारी यादों में उनका चेहरा नहीं है। लेकिन तभी गीजा अचानक से बोलती है, डैनियल, तुम्हें नहीं लगता कि ये बात तुम्हारे लिए थोड़ी सी अजीब है? आखिर तुम्हें अपना पिता का चेहरा तक याद नहीं है, तो फिर तुम अपने मरे हुए अंकल का चेहरा कैसे याद रख सकते हो? डैनियल उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कह पाता। गीजा आगे कहती है, देखो, अगर तुम्हें अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें और भी सबूत दे सकती हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, डैनियल के घुटने अपने आप जमीन पर टिक जाते हैं। वो कांपते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो आदमी, वो मादरचोद मेरा अंकल नहीं हो सकता। क्या इसका मतलब यह है कि जिसने मुझे टॉर्चर किया वो मेरा अपना अंकल था? उसका चेहरा सुन्न हो जाता है। वो याद करने लगता है कि किस तरह जिनियोंग पार्क ने उसे तकलीफ दी थी और अब ये सोचकर उसके दिल में घबराहट सी फैल जाती है और वो कहता है, अगर वो सच में मेरा अंकल है तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गीजा उसकी हालत देखकर थोड़ा नरम पड़ जाती है। वो धीरे से डैनियल के पास आती है, उसे कंधे से पकड़कर एक कुर्सी पर बैठा देती है और कहती है, थोड़ा रिलैक्स करो डैनियल, अब कैसा महसूस हो रहा है? डैनियल अभी भी गहरी सांसें ले रहा होता है। वो धीरे से जवाब देता है, माफ करना, मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया था। गीजा हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। सच जानकर कोई भी हिल जाता है। वो थोड़ी देर रुकती है और फिर कहती है, अगर तुम्हारे मन में कोई और सवाल है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। डैनियल उसकी बात सुनकर सीधा बैठता है और कहता है, ठीक है, तो बताओ आखिर अभी हम कहाँ हैं? गीजा जवाब देती है, ये एक सीक्रेट जगह है जिसे हमने चार्ल्स चोई को पकड़ने के लिए बनाया है। डैनियल चौंकते हुए पूछता है, अगर ये इतनी ही गुप्त जगह है तो मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? गीजा मुस्कुराती है और कहती है, डैनियल, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे इस जगह पे कभी घुसने नहीं दिया जाता, लेकिन क्योंकि तुम डैनियल हो इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही मिस्टर जिनियोंग पार्क तुम्हारे अंकल है और हमारे लिए बस इतना जानना काफी है। ये सुनकर डैनियल फिर से सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन बोलता है, अब समझ आया, यूजिन ने मुझे यहाँ क्यों भेजा था। इसका मतलब यूजिन को पहले से पता था कि जिनियोंग पार्क मेरा अंकल है और शायद इसी वजह से जर्नलिस्ट किम यानी गीजा किम से मैं मिल पाया। वो आगे सोचता है, जर्नलिस्ट किम वो लेडी है जिन्हें इतने सालों में कोई नहीं ढूंढ पाया, तो ये बात सच थी जैसे यूजिन ने कहा था। ये मिशन सिर्फ मैं ही पूरा कर सकता हूँ। डैनियल अब भी अपने ख्यालों में खोया होता है। उसकी नजरें अनजाने गीजा की गर्दन के नीचे ठहर जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं देख रहा होता। वो बस गहरी सोच में डूबा होता है। इतने में गीजा हंसते हुए पूछती है, डैनियल, आखिर तुम क्या देख रहे हो? उधर दूसरी तरफ विंजिन अपने मन में सोच रहा होता है, इस डैनियल हरामजादे को देखकर तो मुझे जलन हो रही है। मुझे भी जाकर उस लड़की से बात करनी चाहिए। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। तभी डैनियल उसकी ओर देखता है और कहता है, लेकिन उस लड़के का क्या? वो भी तो मेरे साथ यहाँ आया है, आपने उसे यहाँ क्यों आने दिया? गीजा शांति से जवाब देती है, कोई बात नहीं, उसके आने से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है वो ऐसा इंसान नहीं है जो चार्ल्स चोई के साइड लेगा, और अगर अब दुनिया को हमारे बारे में पता भी चल जाए तो भी हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी।
वो थोड़ा रुक कर गंभीर आवाज में आगे कहती है, दरअसल ऐसी कुछ बातें हैं जो तुम्हारे उस दोस्त को भी सुननी चाहिए। क्या तुम्हें पता है चार्ल्स चोई ने सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा है। गीजा ये बात बोलती है और उसी वक्त हमें एक हल्की सी झलक दिखाई जाती है जिनम जिन की। उस झलक से ऐसा लगता है कि चार्ल्स चोई ने जिनम जिन को भी मरवाया है। हालांकि ये बात अभी पूरी तरह पक्की नहीं है, लेकिन गीजा की बातों से साफ महसूस होता है कि इस कहानी में बहुत कुछ बड़ा छुपा हुआ है। डैनियल अब पूछता है, ठीक है तो अब मुझे बताओ आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने कुछ देर पहले मुझ पर अटैक किया था। वो पीछे मुड़कर देखता है और वो सब लोग उसके पास आकर खड़े होते हैं। गीजा मुस्कुराकर कहती है, अच्छा ये लोग, ये कभी जिनियोंग पार्क के अधीन काम करते थे, किसी जमाने में उनके सबऑर्डिनेट हुआ करते थे। डैनियल थोड़ा चौंकता है और तभी वो लोग उसके पास आकर उसके गाल खींचने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि डैनियल कोई आम लड़का नहीं, वो खुद जिनियोंग पार्क का भांजा है। गीजा हंसते हुए कहती है, इन सबको लड़ाई का बहुत तजुर्बा है, ये लोग जीरो जनरेशन के वक्त से जिनियोंग पार्क के साथ मिलकर फाइट करते आए हैं। डैनियल सिर हिलाते हुए कहता है, ओह इसलिए ये लोग इतने ताकतवर थे। थोड़ी देर बाद गीजा गंभीर होकर पूछती है, तो अब तुम मुझे बताओ डैनियल, आखिर तुम रेड पेपर क्यों ढूंढ रहे हो। डैनियल जवाब देता है, मुझे यहाँ यूजिन ने भेजा है, उसने कहा था कि रेड पेपर चार्ल्स चोई को पकड़ने में बहुत काम आ सकता है। गीजा हैरान होकर बोलती है, क्या कहा तुमने, यूजिन। डैनियल सिर हिलाता है, हाँ यूजिन, आप उसे जानती हैं क्या। गीजा कहती है, नहीं सीधे तौर पर नहीं, लेकिन चिनियोंग में उसने कई बार अपने लोगों को भेजा था, इसलिए उसका नाम मैं जानती हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि वो मुझसे मिलने के लिए बेचैन है, क्योंकि उसे पता था कि रेड पेपर मेरे पास है। वो आगे कहती है, लेकिन मुझे शक था कहीं वो चार्ल्स चोई के साथ मिला हुआ ना हो, इसलिए मैंने कभी उससे मुलाकात नहीं की। डैनियल बोलता है, आपने बिल्कुल सही सोचा, पहले यूजिन वाकई चार्ल्स चोई के साथ मिला हुआ था, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। यूजिन अब चार्ल्स चोई को रोकना चाहता है, क्योंकि चार्ल्स चोई अब 4 बड़े ग्रुप को खत्म करने की कोशिश में है। मुस्कुराते हुए कहती है, अब मुझे समझ आ रहा है कि यूजिन क्यों चार्ल्स चोई को हराना चाहता है। डैनियल गंभीर होकर पूछता है, वैसे रिपोर्टर किम, वो रेड पेपर आपके पास कैसे आया। गीजा सख्त लहजे में बताती है, जब ताजिन चियोन किडनैप हुआ था और उसका घर जब नहीं जला था, मैंने वहीं से वो रेड पेपर चुरा लिया था। उस जगह मैंने रेड पेपर की जगह एक नकली रेड पेपर रख दिया था, ताकि चार्ल्स चोई को शक ना हो कि असली रेड पेपर मेरे पास है, और जो नकली पेपर मैंने रखा था शायद चार्ल्स चोई ने उसे जला दिया होगा। आगे डैनियल बोलता है, ठीक है रिपोर्टर किम, अब मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, कृपया आप वो रेड पेपर मुझे दे दीजिए। यूजिन इस वक्त चार्ल्स चोई को पकड़ने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहा है, अगर रेड पेपर उसके हाथ लग गया तो चार्ल्स खुद को नहीं बचा पाएगा। मैं ये पेपर यूजिन को दे दूंगा और साथ मिलकर हम चार्ल्स चोई की कहानी खत्म कर देंगे। गीजा प्यार से डैनियल के सिर पर हाथ रखकर बोली, डैनियल तुम सच में बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम जानते हो कि किस तरह से किसी से आसानी से बात करनी चाहिए। वो छोटा बच्चा जो मैंने पहले देखा था, अब तुम बिल्कुल अलग हो गए, पर फिर भी मैं तुम्हें ये रेड पेपर नहीं दे सकती। डैनियल तुरंत हाथ हटाता है और कड़वा स्वर में कहता है, नहीं आप मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। गीजा थोड़ी सी चिढ़कर पूछती है, अच्छा क्या तुम्हें ये बात बुरी लगी। डैनियल जवाब देता है, नहीं मुझे ये बुरा नहीं लगा, पर सिर्फ यूजिन और मैं अकेले नहीं, मिस्टर जिनियोंग पार्क भी हमारे साथ हैं। इस बार जिनियोंग पार्क वर्कर गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जिनियोंग पार्क ने मुझसे कहा था कि हमें वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी चार्ल्स चोई को पकड़ने के लिए, तो प्लीज आप वो रेड पेपर मुझे दे दीजिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो चार्ल्स चोई का खेल खत्म कर दूंगा। गीजा सख्ती से कहती है, नहीं मैं फिर भी तुम्हें ये नहीं दे सकती। क्या तुम्हें पता है ये रेड पेपर क्या है। डैनियल ईमानदारी से कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। आगे गीजा समझाती है, रेड पेपर चार्ल्स की जितनी भी संपत्ति है उनसे जुड़ा हुआ है। आसान शब्दों में रेड पेपर का उस संपत्ति से बहुत गहरा रिश्ता है। अगर ये रेड पेपर दुनिया के सामने आ गया तो चार्ल्स चोई को कानूनी रूप से बहुत बड़ी सजा हो सकती है, उसकी सारी संपत्ति जब्त हो सकती है। यही वजह है कि रेड पेपर चार्ल्स चोई की सबसे बड़ी कमजोरी है, और अगर मैं ये रेड पेपर तुम्हें दे देती हूँ तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं इतनी खतरनाक चीज तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकती। डैनियल घबरा कर बोलता है, पर यूजिन ने मुझे ये रेड पेपर लाने को भेजा था। गीजा शांत और गंभीर स्वर में कहती है, उस बात की चिंता मत करो, यूजिन छोटा जरूर है पर बहुत समझदार भी लगता है। उसके बारे में जानने के लिए मैं खुद काफी क्यूरियस हूँ, इसलिए मैं रेड पेपर खुद उसके पास ले जाकर दूंगी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम एक घर में पहुंचते हैं जहाँ यूजिन और पुजिन बैठे होते हैं। उनके पीछे खड़े होते हैं मैनेजर किम। मैनेजर किम कहते हैं, लगता है वो जल्दी ही आने वाले हैं। ठीक उसी वक्त स्टीव हंग और सोफिया वहाँ पहुँच जाते हैं। यूजिन उन्हें देखकर खुश हो जाता है, थोड़े मजाकिये भाव में कहता है, तुमने कहा था देखो वो आ गए। स्टीव के साथ एक औरत भी आती है, गैंग मी चोई, वो हैदर की माँ होती है। हाँ वही हैदर जिसकी याद आप पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं। गैंग मी के पीछे एक बंदा भी चल रहा होता है जिसका नाम है मैनेजर नम। स्टीव हल्के तंज भरे आवाज में कहता है, काफी वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए, चीफ प्रोसिक्यूटर गैंग मी चोई। गैंग मी चोई चटक अंदाज में कहती है, हाँ तुम भी काफी समय बाद दिख रहे हो।
देखने में लगता है कि उनके बीच पुराने रिश्तों की खनक है। ये सब देखकर आगे यूजिन कहता है, भाई ये एक ऑफिशियल मीटिंग है, कृपया यहाँ व्यक्तिगत बातें मत कीजिए, हम अकेले नहीं हैं और हमारे पास एक ही मकसद है। धीरे धीरे और भी लोग इकट्ठा होते हैं। जेम्स ली सहित कई शख्सियत वहाँ पर आती है। हर कोई यहाँ इसलिए आया था ताकि मिलकर चार्ल्स चोई के खिलाफ एक योजना बनाई जा सके। आगे यूजिन कहता है, आज जो भी यहाँ है हमारी अलग अलग पृष्ठभूमियां हो सकती है, पर हम सब एक ही वजह से इकट्ठा हुए हैं। हम चार्ल्स चोई को रोकने का रास्ता ढूंढने आए हैं। इससे हमें पता चलता है कि उनका मकसद साफ था, चार्ल्स चोई को पकड़ना। मैं शुरुआत करता हूँ एज ग्रुप के सीईओ से, चेयरमैन हंग। चार्ल्स चोई की गैर मौजूदगी में आप चिंगयोंग के सारा काम संभाल सकते हो। सियोल सेंटर डिस्ट्रिक्ट की प्रोसीक। आगे वो कहता है, अगर चार्ल्स ने 4 बड़ी गैंग्स नहीं बनाई होती तो जो तुम्हारी बेटी के साथ हुआ वो कभी नहीं होता। पीटीजे एंटरटेनमेंट के राष्ट्रपति डियागो कांग, अगर हम चार्ल्स चोई को पकड़ने में सफल रहे तो तुम्हारी भी सुरक्षा हो जाएगी। आगे यूजिन बोलता है, और मैं इसलिए चार्ल्स चोई को गिराना चाहता हूं ताकि अपना बिजनेस बचा सकूं और हम सब मिलकर काम करेंगे। चार्ल्स चोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। आगे यूजिन बोलता है, चलो अब मीटिंग शुरू करते हैं। जब ये जंग शुरू होगी तो हर कोई अपना काम ठीक से करे। चेयरमैन स्टीव हंग, तुम मीडिया और फील्डिंग संभालो। गैंग मी चोई, सारे लीगल पेपर्स पहले से तैयार रखो। डियागो कैंग, तुम्हारे पास जो भी सबूत है हमें दो। वैसे जेम्स ली ने यूजिन को एक पेन ड्राइव दे दी थी। यहाँ एक छोटी सी बात नोट करने लायक है, जेम्स की आंखें बंद है। जब भी उसकी आंखें बंद होती है माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, और इसके उलट कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें हमेशा खुली रहती है, यानी चार्ल्स चोई। आगे स्टीव बेचैन होते हुए कहते हैं, ठीक है, सब ठीक है, पर सबसे जरूरी चीज है रेड पेपर। रिपोर्टर किम कब तक पहुंचेगी? हमें रेड पेपर चाहिए। यूजिन आश्वासन दिलाते हुए कहता है, चिंता मत करो, रेड पेपर सुरक्षित है, जल्द ही वो यहाँ आ जाएगी। और इसी वक्त हम देखते हैं रिपोर्टर गीजा, जो एक वैन पर बैठी होती है, यूजिन के पास आ रही होती है। उसके हाथ में एक बक्सा भी है, शायद उसी में रेड पेपर है। गीजा अपने आप से कहती है, चार्ल्स चोई, तुम्हारा खेल बहुत लंबा चल गया, पर अब तुम्हारी बारी खत्म होने वाली है। लेकिन तभी गीजा की वैन के सामने से एक गाड़ी आती है और उसे टक्कर मार देती है। वैन पलट जाती है, सब कुछ अचानक ही खतरनाक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चार्ल्स चोई को, जो शीशे में खुद को देख रहा होता है। वो खुद से कहता है, मैं काफी मुसीबत में पड़ सकता था। मुझे नहीं पता था कि जो रेड पेपर मैंने जला दिया था वो नकली था, पर मेरा शक थोड़ा काम आया। मेरे जासूसों ने उस पेपर का पता लगा लिया, और जैसे ही ये पूरा मामला सुलझ जाएगा मैं अपने जासूसों को इनाम दूंगा। और जो लोग गीजा किम पर अटैक करते हैं वो कोई आम गुंडे नहीं होते, वे होते हैं कोजिमा ब्रदर्स, जिन्हें कभी कभी गोस्ट स्टोरी ब्रदर्स भी कहा जाता है। वे वैन से उतरते हैं और आराम से गीजा के पास खड़े होकर कहते हैं, रिपोर्टर किम, रेड पेपर अब हमारी है। यूजिन को भी कॉल चला जाता है। ये सुनकर वो कहता है, क्या कोजिमा ब्रदर्स ने रिपोर्टर किम को पकड़ लिया? मीटिंग में सब चौंक जाते हैं। स्टीव तेजी से पूछता है, रेड पेपर का क्या हुआ? अगर वो यहाँ नहीं पहुंचा तो हमारे लिए मुश्किल होगी। यूजिन शांति से कहता है, चिंता मत करिए, हमें पहले से पता था कि कोजिमा ब्रदर्स चार्ल्स चोई के साथ जुड़े हैं, पर रेड पेपर रिपोर्टर किम के पास नहीं है। ये सुनकर कोजिमा ब्रदर्स खुद भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वे मान रहे थे कि रेड पेपर गीजा के साथ ही है। चार्ल्स को भी खबर मिलती है और वो तुरंत कॉल पर पूछता है, क्या उसके पास वो पेपर नहीं है? अब हम देखते हैं यूजिन बोलता है, हमें पता है रिपोर्टर किम पर अटैक जरूर होगा, हमने अपना प्लान थोड़ा बदल दिया है। असल में रेड पेपर अभी डैनियल पार्क के पास है। अब सीन बदलता है। अब हम देखते हैं डैनियल एक वैन में बैठा हुआ है और अपने साथी से पूछ रहा है, हमें वहाँ पहुँचने में और कितना समय लगेगा? साथी ड्राइव करते हुए कहता है, मैं जितना हो सके उतनी तेजी से चला रहा हूँ, पर ट्रैफिक है, थोड़ा वक्त लगेगा। डैनियल और उसका साथी वैन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है। डैनियल मन ही मन सोचता है, ये बारिश अचानक क्यों शुरू हो गई? आगे ड्राइवर बोलता है, रेड पेपर तुम्हारे पास है ना, इसे संभाल के रखना। डैनियल उससे कहता है, चिंता मत करो, चार्ल्स चोई की कहानी आज खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी वो ब्रेक मारता है। आगे डैनियल बोलता, हे मिस्टर, क्या आप ठीक हैं? अचानक ब्रेक क्यों मारा? आगे ड्राइवर बोलता है, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सामने कोई खड़ा है। तभी हम देखते हैं कि वैन के सामने एक आदमी छाता लिए खड़ा है, बारिश में उसे रोकने के लिए। आगे चार्ल्स चोई फोन पर कहता है, मुझे पता था कि यूजिन को कोजिमा ब्रदर्स पर शक था, पर मैं भी खुद पर शक कर रहा था, लेकिन सच यही है, रेड पेपर्स रिपोर्टर किम के पास नहीं होगा। मुझे पता था कुछ न कुछ जरूर होगा, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा ताकि तुम वो रेड पेपर मेरे पास ला सको। सीन बदलता है और हम देखते हैं गन पार्क को, जो बारिश में अपनी सिगरेट जलाते हुए ठंडी अंदाज में खड़ा है। आगे गन बोलता है, डैनियल पार्क, वो रेड पेपर मेरे हवाले कर दो। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अब सवाल बस ये बचा कि डैनियल रेड पेपर सुरक्षित पहुंचाएगा या कोई और ट्विस्ट आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स, और आगे के चैप्टर्स को पाने के लिए जो करना है कर लो।